रीतिकाल का इतिहास आज आपके सामने है। ये इकाई नंबर आपकी रहती है, इकाई नंबर ये आपकी है 4। ये इकाई है आपकी इकाई नंबर 4 में आपको मिलता है रीतिकाल का इतिहास के बारे में। पहला टॉपिक है कि सेकेंड ईयर में ये। तो चलिए बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले रीति के बारे में जानते हैं कि रीति है क्या, है ना। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो ये बना है रिंग से, रिंग धातु से, ये रिंग धातु से बना है। और जो दूसरा इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है, दूसरा जो प्रत्यय जुड़ा है वह जुड़ा है कतिच प्रत्यय। कतिच प्रत्यय से जुड़ा है ना। तो इन दोनों के निर्माण से रीति शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। और इनका रीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह रहता है मार्ग, यानी रास्ता, मार्ग या रास्ता। अब कई बच्चे क्या है, इसको अड़े खाली का उच्चारण करते हैं। ये अड़े खाली नहीं है, सॉरी अड़े खाली है ये, लेकिन ये अड़े नहीं बोला जाता। इसका जो उच्चारण रहता है वह कुछ इस प्रकार का रहता है। इसको रीड नहीं कर सकते, ये रीड नहीं, ये रिंग है ना। जैसे सड़क, सड़क ये अड़े खाली नहीं है बीच में, है ना। ये अड़े खाली नहीं है। अड़े खाली जो रहता है वह इस प्रकार रहता है। और जो डैडलिया रहता है वह इस प्रकार रहता है। डैडलिया दो प्रकार के होते हैं, एक ये रहता है और एक ये वाला रहता है। तो यहाँ पर ये वाला उच्चारण किया गया, ठीक है। तो चलो, ये तो थोड़ा अलग टॉपिक था, इस पर फिर कभी बोलेंगे। तो इन दोनों के निर्माण से, है ना, रीति शब्द की उत्पत्ति हुई और जिसका शाब्दिक अर्थ बनता है रास्ता। तो चलो अब रीति काल की परिभाषा देखते हैं। रीति काल की परिभाषा, रीति काल की परिभाषा में दो कवियों की प्रमाणिक परिभाषा मिलती है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इन्होंने कहा है कि जो रीति काव्य है, रीति काव्य है वह आश्रयदाताओं की रुचि के कारण जो काव्य लिखा गया वह रीति काव्य कहलाता है। ये स्टैंडर्ड की परिभाषा है रीति काव्य, है ना। रीति काव्य वो है जिसमें आश्रयदाताओं की रुचि के कारण जो काव्य लिखा गया वह रीति काव्य कहलाता है। जो कवि थे वो राजा महाराजाओं के आश्रय में रहा करते थे और उनकी प्रशंसा किया करते थे, है ना। और इसी प्रशंसा में उन्होंने जो काव्य लिखा वो रीति काव्य कहलाता है। एक आचार्य और थे, उन्होंने परिभाषा दी है, वो दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो काव्य संस्कृत लक्षण ग्रंथों में लिखा गया, जो काव्य संस्कृत लक्षण ग्रंथों में लिखा गया और हूबहू वह हिंदी में लिखे तो वह रीति काव्य होगा। ये हजारी प्रसाद, ये भी स्टैंडर्ड की परिभाषा है
कि जो काव्य संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया हो और हूबहू वैसा का वैसा हिंदी में रीति काव्य में लिखा जाए तो वो रीति काव्य कहलाता है ना। तो चलो अब मैं आगे बात करता हूँ। इसकी परिभाषाएं अन्य बुकों में आपको मिल जाएगी, है ना, आप उसका भी अवलोकन कर लें। तो अब मैं आपको इसका नामकरण बताता हूँ। रीति काल का नामकरण अलग अलग कवियों ने इसको अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है। जैसे रीति काल, ये जो शब्द दिया था रीति काल, ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल की संज्ञा दी। वहीं मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा। इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी। और मिश्र बंधु के बाद आपके आते हैं विश्व प्रताप मिश्र, और इन्होंने जो इनकी संज्ञा दी वह दी श्रृंगार काल, इसे श्रृंगार काल कहा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे कहा कला काल की संज्ञा दी। वहीं भगीरथ मिश्र ने इसे रीति श्रृंगार काल की संज्ञा दी। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा, मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी, विश्व प्रताप मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे कला काल कहा। वहीं भगीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल की से संज्ञा दी। ये हो गया इनका नामकरण। तो चलो अब नामकरण के बाद बात करते हैं रीति काल की प्रवृत्तियों के बारे में। रीति काल की प्रवृत्तियों के बारे में। रीति काल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी? रीति काल की प्रवृत्तियों में एक नंबर पर जो आता है वह रहता है रीति निरूपण। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस युग के जो कवि थे वो राजाओं महाराजाओं के आश्रय में रहा करते थे और वो उनकी नित्य प्रतिदिन उनकी प्रशंसा किया करते थे, झूठी मूठी भी, है ना, उनकी प्रशंसा किया करते थे और उसी प्रशंसा में वो अपना काव्य लिखा करते थे। इसलिए सबसे पहली विशेषता इसकी रीति निरूपण की रही। जो दूसरा इसकी प्रवृत्तियां हैं वो रहती है श्रृंगार काल की, श्रृंगारिकता, इसे कहते हैं श्रृंगारिकता। यानी अपने काव्य को वे खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखा करते थे, खूब उसमें छंद लगाते थे, है ना, अलंकार का प्रयोग किया करते थे और रस और काव्य गुण, ये सब चीजें वो अपने काव्य में लिखा करते थे। यानी श्रृंगारिकता इसकी दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता रीति काल की रहती है, वो रहती है भक्ति एवं वैराग्य। हालांकि भक्ति और वैराग्य ये बहुत कम मात्रा में इस काल में मिलता है, फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में ये भक्ति और वैराग्य को जीवित रखा है बिहारी ने, कवि बिहारी और सेनापति ने। कवि बिहारी और सेनापति ने भक्ति एवं वैराग्य की भावना को इसमें लेके आए। सेनापति जो थे वह राम भक्त थे, सेनापति राम भक्त कवि थे। भक्ति और वैराग्य इसकी हो गई तीसरी विशेषता। और जो चौथी विशेषता इसकी आती है वो आती है कला पक्ष की प्रधानता, जो कि होना लाजमी है।
है ना, कला पक्ष आना इसमें लाजमी है। और जो पांचवा जो टॉपिक आपका इसका रहता है वह है, मैंने आपको पहले बताया, लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना, है ना। मैंने आपको परिभाषा में बताया डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी की, जो संस्कृत में काव्य ग्रंथ लिखे गए और हूबहू हिंदी में वैसा जब लिखा जाए तो वो रीति काव्य होता है। तो इस युग में लक्षण ग्रंथों की भी खूब रचना हुई है। पहली इसकी विशेषता हो गई रीति निरूपण की, दूसरी श्रृंगारिकता की, और तीसरी भक्ति और वैराग्य, जिसमें बिहारी और सेनापति आते हैं, हालांकि बहुत कम मात्रा में मिलता है। चौथी विशेषता इसकी कला पक्ष की प्रधानता, और पांचवी इसकी विशेषता है लक्षण ग्रंथों की रचना। ये होगी इसकी 5 प्रवृत्तियां। चलो अब आगे चलते हैं। रीति काल को, इसका जो वर्गीकरण, रीति काल का वर्गीकरण, रीति काल का वर्गीकरण, रीति काल के भी आगे टुकड़े हुए, है ना। और इसका जो वर्गीकरण किया वह किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने 3 भागों में कवियों को बांटा। एक नंबर पर थे रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि हुए कहलाए जो संस्कृत में जो काव्य ग्रंथ लिखे गए और हूबहू वैसा उसकी कॉपी जिन कवियों ने की वो कहलाए रीतिबद्ध कवि। वे रीति के बंधन में बंधकर अपने काव्यों को लिखा करते थे, जिनमें केशवदास आते हैं, पद्माकर आते हैं, भूषण आते हैं, मतीराम आते हैं, और भी बहुत से कवि हैं जो इस बंधन में बंधकर जिन्होंने अपने काव्य लक्षणों की रचना की, काव्य ग्रंथों की रचना की है। वे रीति के बंधन में पूर्णतः बंधकर, जैसे नियम संस्कृत ग्रंथों में थे और हूबहू वैसे के वैसे वो इस युग में लेके आए, तो वे सारे रीतिबद्ध कवि कहलाए, जिसमें केशवदास, पद्माकर, भूषण और मतीराम प्रमुख रूप से आते हैं। दूसरे प्रकार के जो कवि थे वह थे रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवियों में जिन्होंने कुछ मात्रा में लक्षण ग्रंथों की कॉपी की और कुछ अपने अंदर से निकाल के और वो इस काव्य में लेके आए। यानी कहने का भाव ये है, जिन्होंने कुछ एक नियमों को मानते हुए जिन्होंने काव्य लक्षणों की ग्रंथों की रचना की, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। जिनमें सबसे प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है बिहारी का, और बाद में लिया जाता है सेनापति का, और कुछ एक रचनाएं नेवाज की भी इसमें मिलती। बिहारी, सेनापति, नेवाज। बिहारी ने केवल एक ग्रंथ की रचना की थी, वह थी बिहारी सत्से। अपने पूरे जीवन में इन्होंने केवल एक पुस्तक का निर्माण किया और वे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त इन्होंने करी। ये 1662 ईस्वी में लिखकर तैयार हुआ और 1664 में इनका निधन हो गया, है ना। इनकी केवल एक ही रचना मिलती है, जिनमें दोहे और चौपाइयां आपको मिलती है। 3 नंबर पर आते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि जो रीति के बंधन में बिल्कुल नहीं बंधे, रीति से वो मुक्त रहे, वो कहलाए रीति मुक्त कवि। जो रीति के बंधन में बिल्कुल नहीं पड़े और वे अपने विवेक से जिन्होंने काव्य ग्रंथों की रचना की, वे कहलाए रीति मुक्त कवि। इनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये 5 कवि थे जो रीति मुक्त कवि कहलाए। ये प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं, जिनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये 5 कवि हैं जो रीति मुक्त कवि कहलाए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही,
है ना। इकाई 5 में आपको मैंने रीतिकाल का इतिहास बताया, रीतिकाल का वर्गीकरण किया और इनकी प्रवृत्तियां बताई, रीति धातु कहाँ से लिया गया है उसके बारे में बात करी, है ना। तो अब मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा एक छोटा सा टॉपिक और आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।